नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB, KBS, NBS इन सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ पे आपका हुआ TGT या फिर PRT हुआ या फिर आपका PGT हुआ। इन सभी एग्ज़ाम्स में जो आपके पेडागोगी की जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर पाएँ, ठीक है। और ये हमारी प्रीवियस ईयर की पहली क्लास है, ठीक। और इसके बाद आपको एक कंटिन्यूअस क्लासेस मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। और साथ ही साथ इन क्लासेस की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, ठीक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास ये एक चार्ट है। यहाँ पे लगभग 13 चैप्टर हैं और इन्हीं 13 चैप्टर से अभी तक आपके 2022 के पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे ये प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा अभी जो KBS हुआ, KBS में थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ। यहाँ पे NEP आई, NEP 2020 आई, उसके बाद थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ, तो इसमें 2-4 चीज़ें और ऐड हुई हैं। तो वो जो चीज़ें नई ऐड हुई हैं उनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पर जो पुराना हमारा पैटर्न था, जैसे 2018 का हुआ, 19 का हुआ, 21 का हुआ, जो भी एग्ज़ाम इस समय में हुआ था उनका जो पैटर्न था हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अपना हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि है। यहाँ से हमारे 649 प्रश्न पूछे गए। उसके बाद शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार से 443 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। शिक्षा में समावेशन तथा निर्देशन एवं परामर्श से यहाँ पे 90 प्रश्न पूछे गए हैं। शैक्षिक मूल्यांकन से यहाँ पे 161 प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार से 170 प्रश्न पूछे गए हैं। ज्ञान एवं पाठचर्या से 45, वर्तमान भारतीय शिक्षा नीतियाँ से 79 और शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्थाएं उनके कार्य से यहाँ पे 23 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद आपका जो NCF वगैरह होता है, शिक्षा में व्यवस्थागत सुधार एवं NCF से 83 प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन से यहाँ पे 55 प्रश्न, शिक्षा में शोध एवं सांख्यिकी से 30 प्रश्न और विभिन्न विषयों का शिक्षण यहाँ पे 901 प्रश्न और विविध से आपके 54 प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे लगभग ये आपके 37 सेट की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपके लगभग 37 सेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 37 सेट की बात कर रहा हूँ। उनमें ये चीज़ें ऐसी पूछी गई हैं जिसमें आपका DSSB हुआ, ठीक है, और आपका KBS हुआ और साथ ही साथ आपका जो NBS होता है ये सब हुआ। KBS हुआ, NBS हुआ, DSSB, इन सब मिला के यहाँ पे 37 सेट में यहाँ पे ऐसे कुछ चार्ट बनेगा जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आज हम जो स्टार्टिंग करेंगे अपने पहले चैप्टर की, तो यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे हम वर्तमान भारतीय शिक्षा एवं नीतियाँ से, ठीक है। वर्तमान भारतीय शिक्षा एवं नीतियाँ से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम इसके 79 प्रश्नों को करेंगे जो अभी तक के प्रश्नों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और हम कोशिश ये करेंगे कि इसको हम अच्छे से समझ भी लें और कम से कम समय में हम इन प्रश्नों को कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर होगा वर्तमान भारतीय शिक्षा एवं नीतियाँ। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न यहाँ पे है, हमारा पहला प्रश्न है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है मीनिंग ऑफ स्टेग्नेशन इन एजुकेशन। बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, टेकिंग नॉट एडमिशन इन स्कूल बाय द चाइल्ड। बालक का विद्यालय न जाना, नॉट गोइंग टू स्कूल बाय द चाइल्ड। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, लिविंग द स्कूल बाई ए चाइल्ड। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, रिटेंशन ऑफ ए चाइल्ड इन सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हम अवरोधन की या स्टेग्नेशन की, तो स्टेग्नेशन का मतलब होता है कि किसी बालक ने किसी कक्षा में प्रवेश लिया है, मान लो आपकी तीसरी क्लास में है और वो तीसरी क्लास में यहाँ पे फेल हो जाता है एक बार, और फेल होने के बाद दोबारा उस तीसरी क्लास ही पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो इसी को हम स्टेग्नेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो D है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये हमारा स्टेग्नेशन से हमारा तात्पर्य होता है कि अगर कोई बालक 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहता है तो उसको हम स्टेग्नेशन कहते हैं। रिटेंशन ऑफ ए चाइल्ड इन सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे स्टेग्नेशन, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक हित का ख्याल रखा गया है। हमारे पास ऑप्शन है 58, 12, 46 और 23। तो मैं अब इसकी बात करूं तो आपका अनुच्छेद 46 ये प्रावधान करता है कि राज्य यहाँ पर शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की यहाँ पे सुरक्षा कर सकता है। उनके सामाजिक हितों, शैक्षणिक हितों या किसी भी प्रकार के उनके हितों की यहाँ पे सुरक्षा या संरक्षण की बात हमारा अनुच्छेद 46 करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 46, इसका हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, के बाद अगर हम आगे बात करें तो अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया। शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा होता है 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। और अगर मैं इस प्रश्न की बात करूँ तो ये आपका प्रश्न DSSB में आया था 2019 में। ठीक, अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 58। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो अनुच्छेद 22 होता है, ठीक है, हमारा जो यहाँ पे अनुच्छेद 22 होता है ये हमारा इसमें दो पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया है, अनुच्छेद 22A और अनुच्छेद 22B यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो हमारा जो अनुच्छेद 22B है ये हमारा निवारक नज़रबंदी की बात करता है। ठीक है, निवारक नज़रबंदी की बात करता है यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 22B, जिसका मतलब होता है कि किसी को अपराध करने से रोकने के लिए पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ पे अनुच्छेद 22B हमारा निवारक नज़रबंदी की बात करता है। ठीक है, और इसके बाद अनुच्छेद जो हमारा 22A है, ठीक है, अनुच्छेद जो हमारा 22A है ये हमारा बात करता है कि गिरफ्तारी के कारण बताए बिना गिरफ्तार किसी को नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही साथ ये बात करता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसको नज़दीकी कोर्ट या नज़दीकी न्यायाधीश के सामने पेश करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ ये बात करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का यहाँ पे वकील रखने की यहाँ पे ये छूट देता है या उसको यहाँ पे अधिकार देता है, अपने पसंद का वकील रखने का यहाँ पे अधिकार देता है यहाँ पे। तो हमारा अनुच्छेद 22 ये 3 चीज़ों की बात करता है। पहला यहाँ पे कारण बताने की बात करता है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, उसे 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और तीसरा यहाँ पे उसे अपने पसंद का वकील रखने का यहाँ पे अधिकार देता है। और अनुच्छेद 22 भी यहाँ पे निवारक नज़रबंदी की बात करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा जो अनुच्छेद 22 है ये बात करता है भारतीय संविधान में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार यहाँ पे ये देता है अनुच्छेद 22। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, कट एंड ड्राइव सिद्धांत के आधार पर मनुष्य द्वारा किस तरह की शिक्षा का उत्पादन किया जाता है। कट एंड ड्राइव सिद्धांत के आधार पर मनुष्य द्वारा किस प्रकार की शिक्षा का उत्पादन किया जाता है। तो इसकी बात अगर हम बात करें तो ये हमारा कुशल शिक्षा की बात करता है। जो हमारा कट एंड ड्राइव सिद्धांत होता है ये हमारे कुशल शिक्षा की बात करता है या कुशल उत्पादन शिक्षा की यहाँ पे बात करता है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सीखना औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्थितियों में होता है। सीखना व्यवहार को संशोधित करता है। सीखना पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हमसे सीखने की सीधा परिभाषा के रूप में यहाँ पे तीनों पोर्शन पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो सीखना हमारा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में होता है। औपचारिक रूप में हमारा विद्यालय हमें शिक्षा देता है और अनौपचारिक रूप में हमारा परिवार हमें शिक्षा देता है। सीखना व्यवहार को संशोधित करता है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे सही है। और सीखना पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया की प्रक्रिया है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पे सही है। इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 1, 2 और 3 यहाँ पे तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा कि सीखना औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों स्थितियों में होता है। सीखना व्यवहार को संशोधित करता है। सीखना पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया की प्रक्रिया है।
ठीक। अब इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिकार हैं? उचित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना, जीवन का अधिकार, माता पिता की या से देखभाल का अधिकार, मातृभाषा में या के बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। हम इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमारे प्रत्येक बालक को यहाँ पे उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, साथ ही साथ जीवन का अधिकार यहाँ पे उसे है, माता पिता की देखभाल का अधिकार उसे है और मातृभाषा में बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने का उसे अधिकार है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि इसका चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा प्रश्न नंबर 8 है, आज की शिक्षा प्रणाली में स्कूलों द्वारा कौन सी भूमिका निभाई जाती है? आज की शिक्षा प्रणाली में स्कूलों द्वारा कौन सी भूमिका निभाई जाती है? तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, यह लोगों को व्यवसाय के लिए तैयार करती है, या नैतिक अधिकार के रूप में कार्य करती है, स्कूल समुदाय के प्रमुख वर्ग के अधीन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 तुम्हारा गलत हो जाएगा कि स्कूल हमारा समुदाय के प्रमुख वर्ग के अधीन यहाँ पे नहीं है। अगर हम ऊपर बात करें तो स्कूल हमारा लोगों को व्यवसायिक या व्यवसाय के लिए तैयार करता है और यह नैतिक अधिकार के रूप में कार्य करता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत के सभी राज्यों की आधिकारिक भाषा है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है पहले ऑप्शन में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत के सभी राज्यों की आधिकारिक भाषा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी है कि अंग्रेजी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, हमारा ऑप्शन नंबर ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें कि भारत के संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। ठीक। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ें तो डैश डैश आमतौर पर विद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षा प्रक्रिया से मेल खाता है। आमतौर पर विद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षा प्रक्रिया से मेल खाता है। ऑप्शन है हमारा गैर औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नो फॉर्म एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। तो अगर हम विद्यालय की बात करें तो हमारा जो विद्यालय होता है ये हमारा औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। इसके कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ करिकुलम होता है, इसका कुछ पाठ्यक्रम होता है, कुछ यहाँ पे सिलेबस हमारा डिसाइड होता है कि हमें उन दायरों में रह के सीखना होता है, तो इसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो हमारा जो विद्यालय होता है ये हमारा औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है और यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा हमारा परिवार देता है। और हमारा जो गैर औपचारिक शिक्षा हमारी जो ये बात की जा रही है, आजकल जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली हमारी चल रही है तो ये हमारी गैर औपचारिक शिक्षा की यहाँ पे बात करती है। तो हमारा जो विद्यालय हो जाएगा ये हमारा औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के नौकरशाही, केंद्रीकरण, शासन में विकसित करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया? ये आपके प्रश्न सीधा NIOS से बन रहे हैं। NIOS जो आपकी बुक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप NIOS का पहला ही चैप्टर पढ़ोगे, ब्लॉक पाठ्यक्रम उसका है 501 का ब्लॉक नंबर 1 जब आप पढ़ोगे तो उसका पहला ही चैप्टर है, उसमें से अभी आपके 3-4 प्रश्न इसी 20 प्रश्न में आपके वहाँ से बन रहे हैं। और ये जितने प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ये सारे प्रश्न आपके DSSB 2019 के हैं। ठीक है। और ये भी प्रश्न आपका NIOS से बना हुआ है। तो यहाँ पे कि हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है NIOS पेडागोजी के ऊपर। अभी तक हमारी 11 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उनको भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पे होने वाली हैं। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के नौकरशाही, केंद्रीकरण, शासन विकसित करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया?
पाठ्य पुस्तकें, लिखित परीक्षा। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इन दोनों प्रक्रियाओं को यहाँ पे इस्तेमाल किया था। यहाँ पे उन्होंने पाठ्य पुस्तकें बनाई और उन्होंने लिखित परीक्षा भी की, जिससे उन्हें अच्छे से अच्छे कंपनी के लिए नौकरी या कर्मचारी मिल सकें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे एक और दोनों, यहाँ पर हमारा दोनों राइट हो जाएगा कि उन्होंने पाठ्य पुस्तकों की रचना की और लिखित परीक्षा का उन्होंने आयोजन करवाया नौकरशाही को बढ़ाने के लिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद समता के अधिकार का गठन करते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद समता के अधिकार का गठन करते हैं, ये भी हमारा आर्टिकल 14 से 18 बात करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारा बात करता है समता के अधिकार की। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में ड्रॉप आउट का कारण है। हमारा ऑप्शन है पहला शत्रुतापूर्ण व्यवहार, हॉस्टिल एनवायरनमेंट, गरीब शिक्षण, पुअर टीचिंग मेथड, और हमारा तीसरा है पढ़ाई में रुचि का कम होना। तो शत्रुतापूर्ण व्यवहार से हमारा तात्पर्य यहाँ पे होता है कि जो वातावरण हो इतना कठोर रखा जाए कि बच्चा वहाँ पे अपने आप को व्यक्त न कर पाए, अपने अभिव्यक्ति को वहाँ पे व्यक्त न कर पाए। तो ये भी हमारा एक कारण है ड्रॉप आउट का। दूसरा गरीब शिक्षण की, अगर जो पुअर टीचिंग मेथड अगर हम अपनाएंगे तो भी बच्चा यहाँ पे ड्रॉप आउट का शिकार हो जाएगा। और तीसरा, अगर बच्चे की पढ़ाई में रुचि ही नहीं तब भी यहाँ पे ड्रॉप आउट की दर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे 1, 2 और 3 यहाँ पे हमारा तीनों सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 14 है 19वीं शताब्दी के बारे में भारत में स्वदेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 19वीं शताब्दी के बारे में भारत में स्वदेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये भी आपका NIVS से लिया गया है। ये भी, या फिर आप जो DLED करते हैं, DLED के जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी दी रही होती हैं कि हमारे जो शिक्षा का विकास हुआ होता है कैसे होता है। तो ये भी आपका प्रश्न NIVS की बुक से ही बना हुआ है कि 19वीं शताब्दी के बारे में भारत में स्वदेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा स्थानीय स्कूल स्थानीय अमीर आदमी के योगदान से चलाए गए, ये हमारा बिल्कुल सही है। और दूसरा है पाठ्यक्रम शास्त्रीय और शास्त्रीय परंपराओं पर केंद्रित थे, ये भी यहाँ पे हमारा सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है कि 19वीं शताब्दी में जो स्कूल खोले गए वे स्थानीय अमीर आदमियों के योगदान से चलाए गए और पाठ्यक्रम शास्त्रीय और शास्त्रीय परंपराओं पर केंद्रित थे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे गैर औपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है कि इसमें लचीला पाठ्यक्रम और कार्यप्रणाली होती है। इसमें छात्र की उपस्थित शिक्षक और छात्र के बीच संपर्क को कम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें, ये हमारी दूरस्थ शिक्षा होती है। यहाँ पे हमारा जो पाठ्यक्रम होता है हमारा लचीला पाठ्यक्रम होता है और यहाँ पे जो कार्यप्रणाली होती है ये भी हमारी लचीली होती है कि विद्यार्थी अपने समय अनुसार चीज़ों को पढ़ सकता है, अपने अनुसार वो चीज़ों को वहाँ पे ढाल सकता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे सही है कि इसमें छात्र की उपस्थिति शिक्षक और छात्र के बीच संपर्क को कम करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 1 और 2 यहाँ पे दोनों हो जाएगा कि गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर अपना 16 अगर देखें तो हमारा प्रश्न नंबर 16 है कि बेंटिक द्वारा 1835 के संकल्प में घोषित बातों में निम्नलिखित में से कौन सा है। ये भी हमारा प्रश्न NIVS की बुक से बना हुआ है और ये सारे प्रश्न अभी मैं DSSB के ही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और NIVS की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो हमारा प्रश्न है कि बेंटिक द्वारा 1835 के संकल्प में घोषित बातों में निम्नलिखित में से कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा सही है जो बेंटिक ने 1835 के संकल्प में घोषणा की थी। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, फारसी को दरबारी भाषा के रूप में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारा पहला जो था, यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की कोई बात नहीं की गई थी। यहाँ पे केवल जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है कि फारसी को दरबारी भाषा के रूप में समाप्त कर दिया गया, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 केवल यहाँ पे हमारा राइट है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, कि बेंटिक द्वारा 1835 के संकल्प में फारसी को दरबारी भाषा के रूप में समाप्त कर दिया गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है हमारा कि भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारा ऑप्शन है यह ना तो सभी के लिए खुली थी, ना ही इसमें कोई समानता थी। तो अगर आप प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को पढ़ोगे, उसके बारे में आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली सभी के लिए खुली थी। ठीक है, ये सभी के लिए खुली थी और इसमें समानता का भाव था। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन है चरित्र में कुलीन तथा धार्मिक उद्देश्य से समर्थित थी। तो यहाँ पे ये चरित्र में कुलीन नहीं थी और ना ही ये धार्मिक उद्देश्य से समर्थित थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ पे हमारे दोनों गलत हैं, क्योंकि हमारी जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली थी ये सभी के लिए खुली थी, इसमें समानता का भाव था, ये चरित्र में कुलीन नहीं थी और इसमें धार्मिक उद्देश्यों से कोई बात नहीं की जा रही थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ना तो 1 और ना ही 2, दोनों यहाँ पे गलत है। ठीक है, बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 की अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है। अनौपचारिक शिक्षा हमारी होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसको हमारा परिवार, हमारा समाज हमें देता है। विद्यालय के अतिरिक्त जितनी भी शिक्षाएं हम प्राप्त करते हैं वो सारी शिक्षाएं अनौपचारिक शिक्षा में ही आती हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पे पहला, इसका लक्ष्य हमेशा मूल प्रणाली में दृढ़ता से निहित होता है। तो हमारे जो परिवार या हमारा जो समाज होता है वो हमें मूल्यों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि अनौपचारिक शिक्षा का लक्ष्य हमेशा मूल प्रणाली में दृढ़ता से निहित होता है। ऑप्शन नंबर बी है, इसका डिग्री या डिप्लोमा के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा सी है, यह औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा का अनुपूरक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बात कर रहा है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा दोनों की अनुपूरक नहीं है। तो हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा को जोड़कर जब हम शिक्षित होते हैं तभी हम पूर्ण रूप से शिक्षित होते हैं, तो इसको हम अनुपूरक कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पे राइट आंसर है और हमारा यहाँ पे सी वाला गलत है। हमारा बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक शिक्षा पर पहला एशियाई सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। शिक्षक शिक्षा पर पहला एशियाई सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। यहाँ पे आप ऑप्शन देखो कितने फंसाने वाले पूछे जाते हैं। DSSB का ये प्रश्न है कि पहला ऑप्शन है 14 से 19 अगस्त 1971, दूसरा ऑप्शन है 14 से 19 जून 1971 और तीसरा ऑप्शन है 14 से 19 दिसंबर 1971 और चौथा ऑप्शन है 14 से 19 सितंबर 1971। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा जो प्रथम शिक्षक शिक्षा एशियाई सम्मेलन हुआ था हमारा 14 से 19 जून 1971 को हुआ था। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा शिक्षकों के संघ IATE जिसको हम बोलते हैं और शिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा परिषद है ICET जिसको हम बोलते हैं द्वारा 14 से 19 जून 1971 को बंगलोर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि शिक्षक शिक्षा पर पहला एशियाई सम्मेलन 14 से 19 जून 1971 को हुआ था और इसका आयोजन जो हुआ था वो शिक्षकों के संघ IATE और शिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICET द्वारा बेंगलोर में इसका आयोजन किया गया था 1971 में। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। ठीक है, और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि सीता अनंत रमन ने किसकी रूपरेखा को निर्धारित किया था। सीता अनंत रमन ने किसकी रूपरेखा को निर्धारित किया था। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा। तो सीता अनंत रमन का संबंध यहाँ पे महिला शिक्षा से है और हम आने वाली वीडियोज़ में इनके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ इन क्लासेस की PDFs के लिए और नोट्स के लिए और NIOS की क्लासेस के लिए ठीक है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।